हेलो एवरीवन, डेल्टा क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस चैनल पे बहुत दिन के बाद फिर से वीडियो अपलोड होने जा रहा है। तो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम तक कोशिश रहेगा हमारा कि आपका जितना भी सिलेबस है वो सब कंप्लीट करा दिया जाए। तो जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं या जिनका रिवीजन बाकी है वो इस चैनल से जुड़िए और अपने दोस्त के साथ भी इसका लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके साथ साथ कोर्स को कंप्लीट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आता है। बेसिक थोड़ा सा बताएंगे। तो शुरुआत में अगर आप पढ़े हैं तो आपको इजी लगेगा, बाद में धीरे धीरे टॉपिक डेरिवेशन की तरफ और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, किस तरह का न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा, वो सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जिसमें है ये किस चैप्टर के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको एक पोर्शन में रखा गया है। फिजिक्स में अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है चैप्टर्स को। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसके अंदर दो चैप्टर आता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। उसमें साथ में एक वर्ड ऐड है एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो दो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब है इलेक्ट्रो और यहाँ है स्टैटिक। तो इलेक्ट्रो मतलब हो गया चार्ज, चार्ज आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रो, और प्लस में एक है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रेस्ट, मतलब जब चार्ज रेस्ट में हो, जब चार्ज हमारा रेस्ट में हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं, उस ब्रांच को, उसके बारे में स्टडी करना, उसके प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, उसके इफेक्ट को स्टडी करना, उस चैप्टर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? फिजिक्स का वो ब्रांच है, फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज को पढ़ते हैं। कब? जब चार्ज किस में होता है? रेस्ट में। तो यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है हमारे पास, चार्ज। चार्ज क्या है? तो चार्ज के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले चार्ज को जानना होगा, तब इसके बाद में इसके प्रॉपर्टी को देखेंगे। चार्ज आखिर होता क्या है? तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड को, जितना भी यूनिवर्स है, वर्ल्ड मतलब यूनिवर्स को अगर आप कंपेयर करें या उसको क्लासीफाई करें, तो यूनिवर्स को क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास दो तीन तरीका है। एक जो हमको दिख रहा है या जिसमें मास हो, कभी कभी नहीं भी दिखता है जैसे एयर, उसको हम कहते हैं मैटर। यूनिवर्स का पहला पार्ट हो गया मैटर। दूसरा पार्ट है यूनिवर्स का एनर्जी, एनर्जी। और तीसरा जो पार्ट है यूनिवर्स का, जो इन दोनों में नहीं आता है, वो आता है प्रॉपर्टीज में। अब प्रॉपर्टीज किसका होगा? तो प्रॉपर्टीज मैटर का ही होगा, मैटर के बाद ही मैटर का प्रॉपर्टी होगा। तो हम यूनिवर्स को तीन तरीके से बांट सकते हैं, तीन तरीके से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं पढ़ने के लिए। एक मैटर, दूसरा एनर्जी और तीसरा प्रॉपर्टी। तो इन तीनों में ये कौन है? चार्ज क्या है इन तीनों में? तो चार्ज इन तीनों में ना तो एनर्जी है ना ही मैटर है, तो क्या है? तो चार्ज एक तरह का प्रॉपर्टी है। तो याद कर लीजिए, चार्ज इट इज प्रॉपर्टी, इट इज प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण, बाय वर्च्यू ऑफ विच एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या एक दूसरे को रिपेल करेगा। बाय वर्च्यू ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? अट्रैक्शन या रिपल्सन। तो आप पढ़ चुके हैं बहुत पिछले क्लास में कि अगर चार्ज प्लस प्लस या सेम चार्ज होता है, सेम नेचर का चार्ज, तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और सेम चार्ज अगर नहीं है, अपोजिट चार्ज है दोनों ऑब्जेक्ट पे, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग यहाँ भी। तो चार्ज क्या हो गया? एक प्रॉपर्टी। अब चार्ज का टाइप, चार्ज का टाइप क्या है? तो चार्ज का दो टाइप है। ठीक है, चार्ज का जो टाइप है वो दो है। चार्ज टाइप दो टाइप है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक पढ़े होंगे 11th क्लास में, वहां से पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज किस पे मान लिया गया है? फंडामेंटल पार्टिकल तीन है, तीन हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है, 11th क्लास में आप पढ़े होंगे। उसमें कौन कौन आता है? इलेक्ट्रॉन आता है, उसी में प्रोटॉन आता है और उसी में न्यूट्रॉन आता है। ठीक है, तो किसको हम मानते हैं? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज कंसीडर किया गया है? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे हो गया नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? तो प्रोटॉन पे हो गया पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। तो हमारे पास चार्ज दो तरह का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे। तो दो तरह का ये चार्ज हो गया। अब आता है बात, यहाँ तो हम लोग सब जानते हैं कि एटम के अंदर ये सब होता है, तो ये सब हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ बीच में होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और चारों तरफ रिवॉल्व करता है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो ये सबको छोड़ते हैं, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में, तो चार्ज के बारे में क्या क्या पढ़ना है? तो चार्ज तो
हो गया कि प्रॉपर्टी है, दो तरह का चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो वहां पर जो पहला फंडामेंटल पार्टिकल है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना। तो इलेक्ट्रॉन का दो चीज आपको याद रखना है, एक मास याद रखना है और एक उसका चार्ज याद रखना है। तो याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन मास जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉन का मास। ये बहुत प्रोटॉन के कंपैरिजन में ये मास बहुत छोटा है, तो इसके लिए मास को हम क्या करते हैं, इसके मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। कब? जब हम एटॉमिक मास निकालते हैं तब। तो वो केमिस्ट्री का चीज हुआ, वो आप केमिस्ट्री में देखेंगे क्या है वहां। यहाँ पे देखते हैं चार्ज, इसका चार्ज क्या है? तो इसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसी को हम एब्सोल्यूट भी चार्ज कह सकते हैं, और इसी को कैलकुलेशन फ्री करने के लिए या इजी तुरंत लिखने के लिए इसके नंबर को ई मान लेते हैं, ई। और जब नेचर का बात आता है, इसमें नेचर क्या होगा? तो इसके नेचर में नेगेटिव हम जानते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? नेगेटिव। तो इसीलिए यहाँ क्या लगा देते हैं आगे? माइनस। मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछे तो 1.6 इंटू 10⁻19, मैग्नीट्यूड के साथ नेचर भी पूछे तो माइनस ई यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ से देखते हैं हम लोग केस 2। केस 2 में क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट में अगर कहे, किसी ऑब्जेक्ट में कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो चुका है, किसके तुलना में? कंपैरिजन एक करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के। क्वेश्चन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है और प्रोटॉन का संख्या कम है, तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज होगा? तो याद कर लीजिए कि वहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा कि प्रोटॉन पे ज़्यादा? तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो चार्ज भी उसका ज़्यादा। तो चार्ज जो ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा, किस पे? ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो होगा आपका नेगेटिव चार्ज होगा। ये हो गया केस नंबर 2। ठीक है। केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस बार कम हो जाए, किसके कंपैरिजन में? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में। बेसिक चीज है ये, बहुत भारी नहीं है। तो इस केस में उस ऑब्जेक्ट पे क्या चार्ज होगा? तो उस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज। उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी में कैलकुलेशन भी आपसे पूछ सकता है कि मान लिया जाए कि m है एक नंबर और एक नंबर n है। m नंबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉर्मूला के फॉर्म में इसको ले आएगा। n क्या है? n है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एक इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? E। मैग्नीट्यूड में सिर्फ E। ठीक है, तो हमारे पास m इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन। तो उसी में जो केस 2 था अभी, केस सेकंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा था और प्रोटॉन क्या था? कम। केस 2 यही कंसीडर किए थे अभी थोड़ी देर पहले। ये देखिए, केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा था किसके तुलना में? प्रोटॉन के तुलना में। तो पूछेगा बताइए चार्ज तो ठीक है, चार्ज तो यहाँ नेगेटिव आएगा। चार्ज यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अभी आया था नेगेटिव, ये नेगेटिव कितना आएगा? चार्ज का अमाउंट क्या होगा? तो चार्ज का अमाउंट क्या निकालेंगे हम? Q इज इक्वल टू क्या निकालेंगे? तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो m इलेक्ट्रॉन में m ई चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन में ई चार्ज, तो m इलेक्ट्रॉन में m ई चार्ज। एक प्रोटॉन में भी ई चार्ज, तो n प्रोटॉन है हमारे पास, तो n ई चार्ज। ये ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे, m में से e घटाएंगे, ये घट जाएगा, e कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? m माइनस n। ये हमारा चार्ज आ जाएगा, और ये चार्ज जो आएगा ओवरऑल, ये चार्ज आएगा नेगेटिव में आएगा। मतलब जो कैलकुलेशन करके आएगा उसमें माइनस लगा दीजिए, नहीं तो आप यहीं से माइनस लेके चलेंगे तो भी आंसर माइनस आएगा। ये हुआ केस 2 का एक नेगेटिव आएगा, और कितना आएगा वो हो गया। केस 3 क्या कहेगा? केस 3 में क्या था कि m कम था n से, मतलब इलेक्ट्रॉन कम था प्रोटॉन से। देखिए यहाँ केस 3 इलेक्ट्रॉन कम है किसके तुलना में? प्रोटॉन। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? प्लस तो आएगा ही, ठीक है, कितना अमाउंट क्या आएगा? Q इज इक्वल टू, फिर से ज्यादा कौन है? n, तो n में E, एक प्रोटॉन पे E चार्ज, तो n प्रोटॉन पे n E चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज, तो m इलेक्ट्रॉन पे m E चार्ज। अब एक का प्लस साइन, एक का माइनस, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? घटाएगा, कैंसिल करेगा। ज्यादा कौन है? n, E कॉमन होगा, क्या बचेगा? तो n माइनस m, ये हमारा हो गया चार्ज। ये चार्ज आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन ज्यादा था। तो ये हुआ हमारा एक टॉपिक यहाँ पे। ठीक है, अब आगे दूसरा जो यहाँ से टॉपिक आएगा वो भी 10 क्लास में पढ़ना था, यहाँ भी हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है, क्या है वो देखिए। यहाँ देखिए, अगर दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास,
ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। पहले से ये न्यूट्रल है, बोला गया कि इसमें से इसमें n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, n इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ट्रांसफर, n इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हुआ। तो बताइए b पे क्या चार्ज आएगा और a पे क्या चार्ज आएगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या एटम पहले से क्या होता है, न्यूट्रल। कुछ नहीं भी बोला है तो हम क्या मान के चलेंगे कि पहले से क्या था, ये न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही उसमें n इलेक्ट्रॉन गया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, न्यूट्रल केस में n इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गया और यहां से n इलेक्ट्रॉन डिफिसिट हो गया, घट गया ये। तो हम इस पे कहेंगे कि n नेगेटिव चार्ज चला गया तो इसमें कौन चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इसमें कौन चार्ज आ गया, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे वो नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे वो पॉजिटिव। अब अमाउंट क्या आएगा, कितना वैल्यू आएगा, तो Q इज इक्वल टू, याद कर लीजिए, Q इज इक्वल टू कि Q जितना ट्रांसफर हुआ है n इंटू ई होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो n इलेक्ट्रॉन पे कितना, तो n ई चार्ज। अब साइन आपका प्लस और माइनस देख लेना है कि कौन गेन किया और कौन लूज किया। तो एक ये फॉर्मूला हो गया। इसी को आगे चल के कहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो आगे चलेंगे तो बताएंगे। यहां तक देखते हैं, इसके बाद का पॉइंट देखते हैं। अभी तक हम लोग चार्ज पढ़ रहे हैं। तो चार्ज का सिंबल या तो कैपिटल Q या जनरली यूज किया जाता है स्मॉल q, या तो कैपिटल Q या तो स्मॉल q, ठीक है। तो Q का SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट अगर पूछा जाए आपसे SI यूनिट ऑफ चार्ज तो क्या होगा, SI यूनिट ऑफ चार्ज, तो याद कर लीजिए SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब, ठीक है। सिंबल क्या होगा इसका, C, कैपिटल C। अब इसका अगर डायमेंशन पूछा जाए, डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन क्या होता है बताइए, डायमेंशन MLT के फॉर्म में लिखाता है। अब Q ना तो फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट तो Q है नहीं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है, 7 होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये उसके नहीं आता है उसमें। तो चार्ज से फंडामेंटल यूनिट कौन आता है, तो एक करंट है, उससे रिलेटेड करंट है। 7 फंडामेंटल यूनिट में एक आता है कौन, करंट, ठीक है। तो करंट के टर्म में क्या फॉर्मूला है, तो I बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, I इज इक्वल टू Q बाई T, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, जिसमें I भी फंडामेंटल है, टाइम T फॉर टाइम ये भी फंडामेंटल है, Q फंडामेंटल नहीं है, Q डिराइव्ड है। याद कर लीजिए Q चार्ज जो है एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसको एक्सप्रेस करना पड़ता है किसके टर्म में, फंडामेंटल के टर्म में। फंडामेंटल कितना होता है, 7, फंडामेंटल कितना होता है, 7, सातों का नाम लिख दें यहाँ। मास होता है एक, लेंथ होता है, मास लेंथ, टाइम होता है, करंट होता है जो अभी हम यूज करेंगे, करंट होता है, फिर टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट में होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 1 2 3 4 5 6 और 7, ल्यूमिनस इंटेंसिटी 7 है। सातों में से I और T हम यूज कर लिए। हमको चाहिए था Q का, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू T। I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, टाइम का सेकंड, तो एम्पियर सेकंड को ही बोलते हैं हम कूलम। या तो आप एम्पियर सेकंड बोलिए या इसी को बोलिए कूलम्ब। कूलम साइंटिस्ट थे, एम्पियर भी साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे रखा गया ये सब नाम। अब डायमेंशन हमको चाहिए था MLT के फॉर्म में, तो देखिए यहाँ पे एम्पियर है और टाइम है, सेकंड मतलब टाइम, तो T का टाइम का T हो गया और एम्पियर का हो गया A। अब इसी को MLT के फॉर्म में अगर पूछा जाए तो हमारे पास M तो है नहीं, M फॉर मास, तो M को यहाँ लिखेंगे M, लेकिन उसका पावर 0 लिखेंगे। लेंथ नहीं है तो लेंथ का पावर भी 0 लिखेंगे। टाइम है तो टाइम का पावर 1 लिखेंगे और एम्पियर का पावर भी 1 लिखेंगे। ये हो गया हमारा डायमेंशन किसका, चार्ज का। तो 2 चीज याद रखना है आपको, चार्ज का यूनिट कूलम वो तो सबको याद होता है, चार्ज का डायमेंशन याद कर लेना है, या तो TA याद कर लीजिए, AT याद कर लीजिए, TA नहीं याद करना, AT याद कर लीजिए, जल्दी याद होता है AT, हालांकि T पहले होता है बाद में, लेकिन AT जल्दी याद होता है, तो AT याद रखिए। फिर इसमें ML के फॉर्म में आएगा, MLT के फॉर्म में, तो M 0 नहीं है तो 0, L भी नहीं है इसमें तो L भी 0, T है तो T 1, T का पावर 1 हो गया यहाँ 1 डायमेंशन, और A का भी डायमेंशन क्या हो गया, 1 हो गया। ये हो गया चार्ज का डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या सीखे अभी, SI यूनिट। SI यूनिट के बाद आता है एक CGS यूनिट, CGS यूनिट ऑफ चार्ज। तो आपको CGS यूनिट अगर चार्ज का पूछा जाए तो CGS यूनिट याद कर लीजिए, स्टेट कूलम, ठीक है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो ESU भी इसी को बोलते हैं, स्टेट कूलम को ही, ठीक है। अब यहाँ से रिलेशन पूछेगा आपसे कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ये आपको पता करके बताना है, कमेंट करना है कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा।
उसके बाद उसी में से घुमा के पूछेगा 1 ESU में कितना कूलम्ब होता है। एक तो ये आपको पता चल गया, फिर उससे पूछा जाएगा 1 ESU में कितना कूलम्ब होता है। ये आप बताइए कि इसका क्या वैल्यू होगा, इन दोनों का आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। हो गया। अब इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वो है, चार्ज प्रॉपर्टी जो है, चार्ज का प्रॉपर्टी। चार्ज का बहुत तरह का प्रॉपर्टी होता है, वो सब पढ़ना है हम लोग को, चार्ज का प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम देखेंगे, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो है ना। उसके बाद चार्ज का जो डेंसिटी होता है वो अलग अलग डेंसिटी देखेंगे। तो फर्स्ट वीडियो है आज, तो इतना ही शॉर्ट रहने देते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त के साथ इसके लिंक को शेयर कीजिए, और बोर्ड के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में।